नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं किसान समाचार। मैं हूं मुकुल शर्मा। खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भारत ने केले के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रूस को एक प्रमुख बाजार के रूप में किया चिन्हित। आने वाले सालों में $1 बिलियन का लक्ष्य किया निर्धारित। समुद्री प्रोटोकॉल विकसित कर रहा है एफिडा। दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक देश है भारत। नाबार्ड लगातार ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत करने का कर रहा है काम। गरीबी मुक्त गांव को साकार करने में नाबार्ड की अहम भूमिका। नाबार्ड के चेयरमैन शासी केची ने कहा, ग्रामीण भारत महोत्सव ग्रामीण भारत के उत्पादों को शोकेस करने का एक बड़ा मंच। पूरे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर। विजिबिलिटी कम होने से ट्रेन और हवाई यातायात पर असर। शीतलहर के बीच राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड। और आइए खबर विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे ग्रामीण भारत महोत्सव में नाबार्ड ने 180 से ज्यादा स्टॉल लगाए हैं, जहां भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की बहुरंगी और सशक्त तस्वीर दिखाई दे रही है। यहां पर देश भर के जीआई टैग वाले उत्पादों के साथ ही स्वयं सहायता समूह और ऑर्गेनिक उत्पादों को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है, जिनकी दुनिया भर में विशेष पहचान बन रही है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। भारत मंडपम में चल रहे ग्रामीण भारत महोत्सव में नाबार्ड के द्वारा 180 से ज़्यादा यहाँ पर प्रदर्शन लगाए गए हैं, स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर कि देश भर के जो प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि जीआई प्रोडक्ट, साथ ही जो है जो स्वसहायता समूह हैं देश भर में, उनके द्वारा बनाए गए जो विशेष प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो मुरादाबाद है, वहाँ के इकराम हुसैन हैं, जो यहाँ पर कि ये पीतल पर नक्काशी जो है वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नक्काशी की जा रही है, बर्तनों में ये नक्काशी की जाती है। इकराम जी हमारे साथ हैं। इकराम जी, क्या बना रहे हैं आप? प्रधानमंत्री से क्या बात हुई थी आपकी? देखना, मेरे स्टॉल पर माननीय प्रधानमंत्री जी आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। उस टाइम में प्रधानमंत्री जी की, माता जी की और प्रधानमंत्री जी की पिक्चर बना रहा था, और उस पिक्चर को देखकर माननीय प्रधानमंत्री जी इतना खुश हुए, बहुत ही खुश हुए। इस तरीके से यहाँ पर देखिए, ये कितनी बारीक नक्काशी जो है वो की गई है, और नक्काशी के बाद रंग जो है वो भरे हुए हैं, इसमें रंग भरे गए हैं, और ये बहुत ही खास ये कलाकृति है जो कि मुरादाबाद हालांकि पीतल के बर्तनों के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लकड़ी का काम जो है वो हो रहा है यहाँ पर, और राम जो मंदिर की प्रतिकृति जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर उसको उकेरा जा रहा है। तो यहाँ पर राजस्थान के कारीगर भी हैं, जो कि यहाँ पर जो ऊँट का चमड़ा है उस पर जो है ये कलाकारी ये कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। ये उस्ता कला का मैं काम करता हूँ, और ये जो ऊँट के चमड़े पे सोने की नक्काशी का जो काम हो रखा है उसको उस्ता कला कहते हैं। और ये कला हम लोगों की फैमिली बेस्ड कला है, और इस कला के अंदर मतलब परंपरागत चलती आ रही है हम लोगों के। और इस कला से मेरे को भी 2017 के अंदर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मान मिल चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए पार्थो साहा जी है, जो कि सीजीएम है नाबार्ड में। सर, किस तरीके से पूरा ये यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं, क्या खासियत है इन स्टॉल्स की? ग्रामीण कलाकृतियों को और गांव में क्या तरक्की हुई है पिछले, खास तौर पे पिछले 10 सालों में, और कुछ हद तक नाबार्ड के जो भी कार्यकलाप रहे हैं उससे लोगों पे क्या असर पड़ा है, उनका कितना विकास हुआ है, आर्थिक क्या विकास हुआ है, उस पे जोर है। पिछले 3 साल यानी इस साल के 9 महीने और पिछले 2 साल को अगर जोड़ा जाए तो अब तक 230 यानी कुल करीब 620 जीआई रजिस्ट्रेशन आज तक हुए हैं पिछले 20-25 सालों में, और उसमें से 230 हुए हैं पिछले 3 सालों में। पूरे भारतवर्ष के हर एक प्रदेश की एक एक झांकी है जो आपको बताएगी कि हमारे प्रदेश में क्या मुख्य उत्पाद होते हैं और हम कहां तक सफल हुए हैं। और ये दिखाता है कि ग्रामीण भारत जो है वो कितना समृद्धशाली है, कितना कौशल से युक्त है, और इसी ग्रामीण भारत की जो झलक है, उसके कौशल की झलक है, उसकी जो उत्पादों की झलक जो है वो यहाँ पर भारत मंडपम में दिखाई दे रही है। कैमरामैन अनिकेत के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो नाबार्ड लगातार ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने का काम कर रहा है। गरीबी मुक्त गांव को साकार करने में नाबार्ड की बड़ी भूमिका होगी।
हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत द्विवेदी से खास बातचीत में नाबार्ड के चेयरमैन शाजी केजी ने कहा कि ग्रामीण भारत महोत्सव ग्रामीण भारत के उत्पादों को शोकेस करने का एक बड़ा मंच है, जहां ग्रामीण भारत की विविधता और शक्ति के भी दर्शन होते हैं। चेयरमैन साजी केवी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से नाबार्ड काम कर रहा है? जो ग्रामीण भारत महोत्सव चल रहा है उसके लिए किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है? रूरल प्रोडक्ट्स को सिटीज़ डेवलपर्स को दिखाना है, उनका मार्केटेबिलिटी इम्प्रूव करना है, उनका विजिबिलिटी इम्प्रूव करना है। ये मकसद से हम 6 दिन का ये ग्रामीण महोत्सव इधर मना रहे हैं। उसके साथ साथ उनका कल्चरल हेरिटेज भी हम शोकेस कर रहे हैं। सो इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ ये हमारा मकसद है। जो भारत का जो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है, उसमें इंक्लूसिविटी इम्प्रूव करने के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स को लेवरेज करके कैसे वो इंक्लूसिविटी एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेंगे, ये सब दिखाने के लिए ग्रामीण महोत्सव है। सर, अगर नाबार्ड की बात करें तो जो रूरल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है नाबार्ड का, तो किस तरीके से आगे अगर 5 ईयर का रोड मैप देखें तो किस तरीके से काम कर रहा है नाबार्ड? और खासतौर पर गरीबी मुक्त भारत की बात की है शिवराज सिंह चौहान ने, केंद्रीय कृषि मंत्री ने, उस पर किस तरीके से काम करेंगे आप? सो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है और कृषि का जो कृषि सिंचाई योजना का फंड्स है, ये सब डिप्लॉय करके प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है और खासतौर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, उसको लेकर किस तरीके से काम कर रहा है नाबार्ड, खासतौर पर नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है वहाँ पर? सो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऐसा एक रीजन है जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती बढ़ावा देने के लिए बहुत आसान है, बिकॉज उधर फर्टिलाइजर यूसेस कम है, केमिकल यूसेस कम है। ऑलरेडी मेनी स्टेट्स उधर ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर चुका है। सो हमारा मकसद है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस फार्मर्स को दिखाना है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का एरिया बेस्ड प्रोग्राम्स उधर करवा रहे हैं और हम साथ डेवलपमेंट पार्टनर से हमारा और स्टेट गवर्नमेंट से उनके साथ ये जो पॉलिसी में भी हमारा एडवोकेसी है, प्लस जो बैंकों का प्रोडक्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए हम ट्वीक करेंगे, हम प्रोडक्ट इनोवेशंस भी करके हम ये आगे के रास्ता है। सर, अगर राज्यों की बात करें तो कौन सा राज्य ऐसा है जो कि बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है नाबार्ड के साथ मिलकर इस समय? नहीं, ऐसा है, सभी राज्य ऐसा है ना, एक राज्य ऐसा करके नहीं कि कुछ एरिया में बहुत स्टेट्स आगे बढ़ रहे हैं, किसी और एरिया खुद का स्पेशलिटी अलग अलग है। नाबार्ड जो है वो लगातार ग्रामीण विकास के लिए काम कर रहा है और गरीबी मुक्त भारत के लिए नाबार्ड जो है विशेष तौर पर कार्य करेगा, ये कहना है नाबार्ड के चेयरमैन साजी केवी का। कैमरामैन अनिकेत के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल के नादिया के फुलिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के परिसर का उद्घाटन किया। संस्थान का नया परिसर अत्याधुनिक तकनीक द्वारा 75.95 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। नए परिसर में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक तरीके से सुसज्जित परीक्षण प्रयोगशाला बनाए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने चक्कर बुनाई के लिए कंप्यूटर सहायता प्राप्त ग्राफ डिजाइनिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे भी लगाए। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के परिसर के उद्घाटन किया। इसके साथ ही संस्थान के नए परिसर का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके 5.38 एकड़ भूमि पर 75.95 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस भवन की अगर बात की जाए तो इसमें स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक और अच्छी तरह से सुसज्जित परीक्षण प्रयोगशालाओं से युक्त आधुनिक ढांचा ये बनाया गया है। कम जगह, कम लागत और कम समय में अच्छा मुनाफा देने के चलते मशरूम उत्पादन के प्रति किसानों और युवाओं का रुझान बढ़ा है, जिसको देखते हुए सरकार भी मशरूम की खेती को बढ़ावा दे रही है। जाड़े के दिनों में इसका उत्पादन भी अच्छा होता है। ठंड ज़्यादा पड़ने से मशरूम का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही ठंड मशरूम उत्पादन में सहायक साबित हो रही है। महज 24 घंटे में खाने लायक मशरूम तैयार हो जा रहा है। कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय मशरूम की बढ़ती मांग को देखते हुए इस बार बिहार सरकार ने 2 योजनाएं शुरू की हैं। पटना जिले में करीब 25 मशरूम हट से 1500 किलोग्राम मशरूम का औसत उत्पादन हो रहा है। हट में तैयार मशरूम अब पटना के बासरत तक पहुंचने लगी है। एक हट में औसतन 1000 किट लगाए गए हैं। किसान अपने मशरूम को सीधे बाजार तक लेकर पहुंच रहे हैं। वे बाजार में 160 से 180 रुपए किलो तक इसको बेच रहे हैं। किसानों की आमदनी अच्छी हो रही है। कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय मशरूम को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए 50% अनुदान पर
मशरूम हट बनाने की योजना चला रहा है। भारत ने केले के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रूस को एक प्रमुख बाजार के रूप में चिन्हित किया है और आने वाले सालों में $1 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये पहल नीदरलैंड जैसे देशों को समुद्री मार्गों के जरिए सफल परीक्षण शिपमेंट के बाद आई है, जो ताज़ा फलों के निर्यात में पारंपरिक हवाई मालवाहक मार्गों से समुद्री मार्गों की ओर बदलाव को दर्शाती है। वर्तमान में भारत से केले, आम, अनार और कटहल जैसे अन्य फलों का अधिकांश निर्यात हवाई मार्ग से किया जाता है। इन चुनौतियों को दूर करने और निर्यात की मात्रा बढ़ाने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा सक्रिय रूप से समुद्री प्रोटोकॉल विकसित कर रहा है। इन प्रोटोकॉल का उद्देश्य ताज़े उत्पादों के समुद्री मार्ग से निर्यात को आसान और लागत प्रभावी बनाना है, जिससे भारत के वैश्विक बाजारों तक पहुंचने की क्षमता बढ़ेगी। दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक देश भारत वैश्विक निर्यात बाजार में तेजी से उभर रहा है। 2013 में जहां भारत का केले का निर्यात बाजार में हिस्सा मात्र 0.21% था, वहीं 2023 में यह बढ़कर 1.74% हो गया। ये वृद्धि सरकार की उन सक्रिय पहलों का परिणाम है जिनमें केला खेती और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता, उन्नत बुनियादी ढांचा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच शामिल है। खुला आसमान और परवाज भरते पक्षी, उन्मुक्त गगन में पक्षियों का कलरव सभी को बरबस आकर्षित करता है। इस दिन की विशेष कवरेज के लिए दूरदर्शन की टीम पहुंची जयपुर के पास स्थित बरखेड़ा और चंदलाई झील। जयपुर के पास स्थित बरखेड़ा और चंदलाई झील बहुत ही सुंदर वेटलैंड है। प्रकृति की अनोखी छटा बिखेरे हुए इस झील में 300 से भी ज्यादा प्रजाति के पक्षी डेरा जमाए हुए हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ बड़ी संख्या में सुदूर देशों के प्रवासी पक्षियों का कलरव रोमांचित करता है। दुनिया में कुछ ही ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रकृति के वातावरण के बीच सुकून की तलाश लोगों को यहाँ खींच लाती है। विश्व से कई तरह की पक्षी प्रजातियां आती है। बार-हेडेड गूज जो विश्व में सबसे ऊंची उड़ने वाली बर्ड का शुमार रखती है, जो एवरेस्ट से भी कई मीटर ऊपर उससे उड़ करके आती है। आज बर्ड फोटोग्राफी के प्रति लोगों में काफी क्रेज बढ़ा है, तो कुछ के लिए ये प्रकृति के नजदीक रहने का बहाना है। वहीं पक्षी प्रेमी सोशल मीडिया पर पक्षियों की अटखेलियों के साथ वीडियो पोस्ट करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हम लोग ये पिछले 10 सालों से बर्ड वॉचिंग एंड बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं एंड इसके साथ साथ हम लोग ये भी एफर्ट लेते हैं कि जिस जगह पे जाए वहाँ लोगों को एजुकेट करें फॉर कंजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर द रिच हेरिटेज विच वी हैव। बर्ड्स जो हैं वो हमारे आसपास सभी जगह हैं, पर जब इस तरह की लोकेशन पे, इस तरह की जगह पे आके हम बर्ड्स देखते हैं तो उसका एक अलग ही अनुभव रहता है। पक्षी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का बेहद अहम हिस्सा है। ये हमारे आर्थिक, सामाजिक जीवन के साथ साथ पर्यावरण संतुलन का भी आधार है। लेकिन पर्यावरण प्रदूषण, मानवीय अतिक्रमण के कारण इनके लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके कारण पक्षियों के व्यवहार और संख्या में भी परिवर्तन आया है। सभी ऑलमोस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जाता हूँ बर्ड फोटोग्राफी के लिए। बर्ड सेंसस में, बर्ड काउंटिंग में पार्टिसिपेट करता हूँ। जब भी मैंने बर्ड्स को देखता हूँ तो मुझे इतनी वैरायटी लगती है कि भगवान ने किस किस तरह की वैरायटी बना रखी है, किस तरह के रंग भर रखे हैं। और बर्ड वाचिंग के कई तरह का आनंद मिलता है। एक तो जैसे वॉक भी हो जाती है, जंगलों में घूमते तो शुद्ध हवा भी मिल जाती है और पक्षियों को भी देख लेते हैं। पक्षियों को पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर माना जाता है। चाहे हमारी फसलों को कीट पतंगों से बचाने की बात हो या फिर हमारे जो नदी, नाले, तालाब हैं, इनके अंदर खरपतवार को रोकना हो, इनमें पक्षी बेहद अहम रोल निभाते हैं। ऐसे में नेशनल बर्ड डे पर हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार, प्रशासन, इनके जो प्रयास हैं प्राकृतिक संरक्षण को लेकर के, उन सब में हम लोग ज़्यादा संवेदनशीलता से अपना रोल निभाएंगे। मैं मंजू मीना, दूरदर्शन के लिए जयपुर से कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ।
उत्तर प्रदेश सरकार स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में महाकुंभ का प्रचार करेगी। पर्यटन मेले में महाकुंभ को सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा और इसके आध्यात्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व पर बल दिया जाएगा। राज्य के पर्यटन विभाग ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए योजना तैयार की है ताकि महाकुंभ की भव्यता को बल मिले। इस भव्य कार्यक्रम के लिए दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के अन्य पर्यटन आकर्षणों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटन मेले में महाकुंभ और उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन के लिए भव्य मंडप बनाए जाएंगे। मेजबान देशों और पड़ोसी देशों के टूर ऑपरेटर सहित पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ संपर्क भी स्थापित किया जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। इस महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस दौरान लोगों के लिए संचार व्यवस्था अच्छी रहे, इसके लिए सरकारी और निजी कंपनियों ने कई जगहों पर टावर लगाए हैं। इस बारे में प्रयागराज महाकुंभ का और जायजा लिया हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ने। नहीं कर रही है, निजी कंपनियां भी कर रही हैं। जो निजी कंपनियां मोबाइल को नेटवर्क प्रोवाइड कराती हैं, उन कंपनियों ने यहाँ 128 टावर लगाए हैं और लगभग पूरे कुंभ के दौरान 30 करोड़ से अधिक लोगों को नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराएंगी। आप देखिए किस तरीके से टावर लगाए गए हैं और इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि कहीं भी खड़ा करके और पूरी सुविधा दी जा सके। हमारे साथ कुछ काम करने वाले लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या सुविधाएं हैं। हमारा 128 टावर लगा हुआ है यहाँ पे, जो समझे 30 करोड़ तक यहाँ पे हम जनता संख्या को मतलब इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेटवर्क है यहाँ करवा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 30 से 35 करोड़ तक का हमारा टारगेट है, सबको हम नेटवर्क प्रोवाइड करवा दें। ये हमारा जो है रनिंग वाला टावर है, हम जिससे इसको इंस्टॉल करके कहीं इस जगह इंस्टॉल करके इसको हम लोग रन करके इसमें जो भी जियो का, अपना वोडाफोन का और अपना VI का भी लग जाएगा और BSNL का भी लग जाएगा और एयरटेल का भी लग जाएगा। आप जब आएँ तो नेटवर्क के सहारे, आप मोबाइल के सहारे अपने घर से जुड़े रहें, अपने प्रियजनों से जुड़े रहे हैं। कोई सुख या दुख की खबर हो तो आप उन तक पहुंचा सकें। प्रयास करिए कि सुख की ही खबर यहां से जाए। महाकुंभ इस तरीके से बनाया गया है, इस तरह से व्यवस्था दी गई है कि खुशी से आएँ और खुशी से अपने घर जाएं। ये व्यवस्था प्रयास किया गया है कि दी जाए। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, DD न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ। और बात मौसम की भी, उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश के साथ ही बर्फबारी हुई। ठंडी हवाएं भी चलीं, जिसके चलते पर्वतीय राज्यों से लेकर पंजाब, हरियाणा और मध्य और पूर्वोत्तर भारत तक सर्दी का सितम बढ़ गया। मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले 2 दिनों तक पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फ गिरने की आशंका है और इसकी वजह से सर्दी के कम होने की उम्मीद नहीं है। यही नहीं, 10 और 12 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालय राज्यों में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई गई है और इसके प्रभाव से भारी बर्फबारी के साथ बारिश के भी आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में भी रविवार हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। कल ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की संभावना है। प्रदेश में 11 जनवरी तक कोहरे को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में कुपवाड़ा, बारामूला सहित कई क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई। ठंड की वजह से राजौरी और पुंछ को शोपिया कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड को भी नहीं खोला जा सका। वहीं पूरे दिल्ली NCR में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। हरियाणा के सिरसा सहित कई जिलों में कोल्ड डे का भी अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के बठिंडा, बरनाला, मुक्तसर, मोगा और चंडीगढ़ सहित कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार, झारखंड में भी आज शीतलहर का प्रकोप रहेगा। ठंड के कारण कई स्कूलों को बंद कर ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के आदेश दे दिए गए हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो 8वीं तक की कक्षाओं को बंद कर दिया गया है और सुबह 9 बजे से इन्हें किया गया है। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेंगी। झारखंड में भी 8वीं तक के स्कूलों को 7 से 13 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं पहले के समय के अनुसार चलती रहेंगी। और वहीं आज पश्चिम विक्षोभ के असर से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर और बिजनौर जिलों में बारिश की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में आज सुबह और शाम
को ज़बरदस्त कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया है। अधिकतम तापमान इस दौरान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोहरे के कारण रविवार को पटना एयरपोर्ट पर दृश्यता 900 मीटर भी नहीं थी। इस वजह से विमानों का परिचालन 12:30 बजे के बाद शुरू हुआ। खराब मौसम के कारण पटना और दरभंगा एयरपोर्ट से 16 विमानों की उड़ानें रद्द रहीं। पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से कई क्षेत्रों में दृश्यता शून्य रही। इससे हवाई सेवा और रेलवे दोनों प्रभावित हुए। और बात मौसमी खेती की, किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के किसान मटर, सरसों, गेहूं और जई के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। जम्मू कश्मीर में इस मौसम में प्याज की बुवाई की जा सकती है। यहां सेब के बागों की विशेष देखभाल करें। साथ ही किसान कीटों से संक्रमित सेबों को नष्ट कर दें। हिमाचल प्रदेश के किसान सभी दलहनी फसलों को झुलसा रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। हिमाचल प्रदेश में इस समय प्याज और लहसुन की बुवाई की जा सकती है। यहां मटर में खस्ता फफूंदी के नियंत्रण के लिए किसान जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। साथ ही यहां आलू को झुलसा रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। हिमाचल प्रदेश में ही मशरूम की खेती कर रहे किसान इनके कमरों का तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें। यहां के शिमला के किसान मूली और गाजर की पकी फसलों की कटाई कर लें। कुल्लू के किसान चेरी की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। हिमाचल प्रदेश के मंडी के किसान पालक, मूली, शलगम और धनिया की पकी पौध की कटाई कर लें। उत्तराखंड में इस समय मूली, गाजर और चुकंदर की बुवाई की जा सकती है। वहीं यहां के नैनीताल में प्याज के पौधे लगाए जा सकते हैं। नैनीताल में किसान फलों जैसे सेब, नाशपाती, आड़ू और खुमानी को कीटों से बचाने के उपाय कर लें। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के किसान शिमला मिर्च की नर्सरी लगा लें। यहां के देहरादून के किसान अमरूद की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। देहरादून में ही किसान गन्ने की पक्की फसलों की कटाई भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ अहम खबरें यानी खास खबरों पर। दिल्ली चुनाव से पहले भाजपा और आप के बीच
पोस्टरवार जारी। भाजपा ने पोस्टर जारी कर कहा, जब कोरोना में तड़प रहे थे दिल्ली वाले, तब शीश महल बनाने में व्यस्त थे आपदा वाले। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान से मुलाकात की। आपसी हितों के मुद्दों पर की चर्चा। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हिरासत में लिया गया है। आरोपी वारदात के बाद से था फरार। तमिलनाडु में राष्ट्रगान के अपमान को लेकर नाराज राज्यपाल आर एन रवि ने वार्षिक अभिभाषण का बहिष्कार किया और सदन से बाहर चले गए। तमिलनाडु में विधानसभा ने राज्यपाल के मंजूर किए भाषण को ही रिकॉर्ड पर लेने का प्रस्ताव पारित किया। तमिलनाडु विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे एआईएडीएम के विधायकों को सदन से बाहर निकाला गया। ये विधायक अन्ना यूनिवर्सिटी और उत्पीड़न मामले के खिलाफ सदन में प्रदर्शन कर रहे थे। और बता दें आपको, भारत में एचएमपीवी के 2 नए मामले सामने आए हैं। आईसीएमआर ने कर्नाटक में नियमित निगरानी के दौरान ये 2 मामले मिले हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में एक इमारत हुई जमींदोज। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए किया आमंत्रित। उन्होंने प्रधानमंत्री को मलारी की शॉल और नारायण आश्रम की प्रतिकृति भेंट की। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सोमवार को बड़ी घोषणा यहां कर रही है। आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना के जवाब में कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने प्यारी दीदी योजना का किया ऐलान। तो फिलहाल के लिए किसान समाचार में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।